हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको रिवीजन करा रहा हूँ। टॉपिक है हमारा अपील। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और ये रिवीजन वीडियो में खास बात है, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन है और इस रिवीजन से आप पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और इस रिवीजन वीडियो में हमने कोई शॉर्टकट नहीं करा है। ईच एंड एवरी प्रोविजन, छोटी से छोटी बात को और बड़ी से बड़ी बात को भी हमने यहाँ पर क्या करा है, कवर करा है। तो जो फर्स्ट टाइम अपील पढ़ रहे हैं उनके लिए भी बेस्ट रहेगा और जो रिवीजन कर रहे हैं उनके लिए भी क्या रहेगा, दी बेस्ट रहेगा। ओके, पीडीएफ टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं और समझते हैं हमारे कौन से टॉपिक को, कमिश्नर को। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम कौन से अपील की, कमिश्नर अपील की। कमिश्नर अपील को जो अपील कर सकता है वो सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है, ओनली असेसी कर सकता है, डिपार्टमेंट नहीं कर सकता। ठीक है, अपील कौन से होगी, असेसमेंट ऑर्डर के, एओ ने जो असेसमेंट ऑर्डर पास करा है उसके अगेंस्ट, जैसे स्क्रूटनी ऑर्डर हो गया, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो गया, इनकम एस्केपिंग क्या हो गया, असेसमेंट हो गया। सेक्शन 92 सीडी सबसेक्शन 3 के अंदर क्या होता है, आपने एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट करा, फिर मॉडिफाइड रिटर्न ऑफ इनकम क्या करा, फाइल करा। लेकिन जब आपने मॉडिफाइड रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करा जिस असेसमेंट ईयर के लिए, उस असेसमेंट ईयर का ऑलरेडी असेसमेंट हो चुका था। तो अब असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, आपके असेसमेंट को मॉडिफाई करेगा इन अकॉर्डेंस ऑफ कौन सा, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। तो वो जो मॉडिफाइड असेसमेंट है उसके अगेंस्ट भी आप कमिश्नर अपील को अपील कर सकते हो। अब एक बात ध्यान से समझ लेना, अगर यही असेसमेंट डीआरपी की डायरेक्शन से हुए हैं, ठीक है, तो उनके अगेंस्ट आप अपील, उस असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील कमिश्नर अपील को नहीं करोगे। उसके अगेंस्ट अपील जो होगी वो कहां पर होगी, आईटी एटी में होगी। इसके बाद में और कौन से ऑर्डर अपीलेबल है, तो अगर कोई पेनल्टी ऑर्डर पास किया है तो उसके अगेंस्ट आप कमिश्नर अपील को अपील कर सकते हो। जैसे एग्जांपल है सेक्शन 271 डबल ए बी क्या है, सेक्शन 271 डबल ए बी के अंदर क्या होता है, जब भी हमारी सर्च इनिशिएट होती है तो सर्च के केस में जो पेनल्टी लगती है उसका सेक्शन होता है 271 डबल ए बी। तो आप उसकी उस ऑर्डर के अगेंस्ट भी क्या कर सकते हो, कमिश्नर अपील को अपील कर सकते हो। और कौन कौन से ऑर्डर हैं जिनकी अपील हो सकती है, जैसे रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक का ऑर्डर क्या करा है, पास करा है। ठीक है, जैसे कि 163 के अंदर असेसिंग ऑफिसर ने आपको एनआर का एजेंट क्या करा था, ट्रीट करा था, उस ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील करना चाहते हो। सेक्शन 171 का ऑर्डर था जिसमें असेसिंग ऑफिसर ने एचयूएफ के पार्टीशन को मानने से मना कर दिया, मतलब रिफ्यूज कर दिया। तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट भी आप क्या कर सकते हो, कमिश्नर अपील को अपील कर सकते हो। सेक्शन 115 वीपी के अंदर क्या होता है, जॉइंट कमिश्नर को आपने एप्लीकेशन करी थी आपकी कंपनी ने कि मुझको टनेज टैक्स स्कीम में क्या कर दो, रजिस्टर कर दो। उसके लिए उन्होंने क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। इस ऑर्डर के अगेंस्ट आप कमिश्नर अपील को अपील कर सकते हैं। सेक्शन 201 के अंदर असेसिन डिफॉल्ट हो जाते हो, जैसे टीडीएस नहीं काटा या काट के आपने जमा नहीं कराया, तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट भी आप कमिश्नर अपील को क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो। अब विशेष बात है कि ये कोई ऑर्डर नहीं है, लेकिन ये क्या है, रिटर्न की क्या है, इंटीमेशन है। जैसे हमारा रिटर्न ऑफ क्या हो गया, इनकम हो गया 143(1) के अंदर। टीडीएस का क्या होता है, रिटर्न होता है, ठीक है, उसकी प्रोसेसिंग होती है। अगर आप उस प्रोसेसिंग से सेटिस्फाई नहीं हो, टीसीएस रिटर्न की प्रोसेसिंग से क्या नहीं हो, सेटिस्फाई नहीं हो, तो इवन आप प्रोसेसिंग से सेटिस्फाई नहीं हो तो भी आप क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो। किसको, कमिश्नर अपील को अपील कर सकते हो। ठीक है, अब एक बात और ज्यादा ध्यान से समझिएगा, सेक्शन किस पे आते हैं, 248 पे आते हैं। सेक्शन 248 की कहानी कुछ इस तरीके से हम बना रहे हैं, और वो कहानी कुछ इस तरीके से हमारे पास में कि इधर तो हम कौन है, पेयर है, ठीक है, और हम पेमेंट कर रहे हैं किसको, नॉन रेसिडेंट को क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। तो नॉन रेसिडेंट को पेमेंट कर दिया, और हम यहां पर असेसिंग ऑफिसर को एप्लीकेशन कर रहे हैं 195 में कि जो हम पेमेंट नॉन रेसिडेंट को कर रहे हैं वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं है। मतलब पेमेंट भी बाहर हो रहा है, सर्विस भी क्या है, बाहर है, वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं है। तो आप हमको क्या कर दो, ऑर्डर दे दो कि इस पे टीडीएस काटना रिक्वायर्ड नहीं है। तो हमने एओ को एप्लीकेशन करी थी नॉन डिडक्शन के लिए, लेकिन एओ ने एप्लीकेशन को क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, डिनाई कर दिया कि आपको तो टीडीएस काटना पड़ेगा, मतलब उसके ओपिनियन में वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल है। ठीक है, और ये जो हमारा एग्रीमेंट था नॉन रेसिडेंट के साथ में वो नेट ऑफ टैक्स था। नेट ऑफ टैक्स का मतलब है अगर इस पे कोई भी टैक्स बना तो उसका पेमेंट इंडिया में कौन करेगा, पेयर को ही करना पड़ेगा। जैसे ग्रॉसिंग अप होता है ना, ठीक है, वो ही नेट ऑफ टैक्स है। तो उसका पेमेंट खुद किसको करना पड़ेगा, पेयर को अपनी ऑन पॉकेट से करना पड़ेगा। अब यहां पर एओ ने तो मना कर दिया कि उसने कह रहा है कि टीडीएस काटना पड़ेगा। अब क्या करोगे, तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। आप टीडीएस काट लो, काट के क्या कर दो, जमा करा दो, और जमा कराने के बाद में आप कमिश्नर अपील को विद इन 30 डेज, जो 30 डेज अपील करने का टाइम लिमिट होता है, उसमें आप क्या कर दीजिएगा, अपील कर दीजिएगा। मतलब
आप क्या करेंगे, आपको टीडीएस काटना पड़ेगा, काट के जमा कराना पड़ेगा और उसके बाद ही आप क्या कर सकेंगे, अपील कर सकेंगे। इसके बाद में फॉर्म क्या होता है, तो फॉर्म हमारा 35 होता है कमिश्नर अपील के लिए, और आईटी80 में जाएंगे तो फॉर्म कौन सा हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इसके बाद में हमको क्या करना पड़ेगा, अपील के अंदर हमको मेमोरेंडम ऑफ अपील बनाना पड़ेगा, हमको स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट क्या करने पड़ेंगे, मेंशन करने पड़ेंगे, हमको अपना ग्राउंड ऑफ अपील बताना पड़ेगा, जिस ऑर्डर के अगेंस्ट हम अपील कर रहे हैं उसकी कॉपी अटैच करनी पड़ेगी, ठीक है ना। नोटिस ऑफ डिमांड आया हुआ है तो नोटिस ऑफ डिमांड की कॉपी भी अटैच करनी पड़ेगी, ओके। और हमको अपील करने के लिए जो प्रेस्क्राइब्ड फीस का पेमेंट करना पड़ता है उसके पेमेंट का चालान के पेमेंट की कॉपी भी क्या करनी पड़ेगी, हमको साथ में लगानी पड़ेगी। अब हम आ जाते हैं अपील की कितनी क्या रहने वाली है, फीस रहने वाली है। अगर आपकी जो टोटल इनकम एओ ने जो असेस्ड करी है, अगर वो कितनी है 1 लाख और लेस है, मतलब 1 लाख से ज्यादा नहीं है, तो कमिश्नर अपील में आपकी फीस होगी मात्र कितने रुपए, 250 रुपए, ओके। अगर एओ ने जो असेस करी है वो 1 लाख से तो ज्यादा है लेकिन 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है, तो 250 का डबल कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगी फीस, ओके। और अगर एओ ने जो असेस करी है टोटल इनकम वो 2 लाख रुपए से ज्यादा है तो फीस और डबल हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 1000 हो जाएगी। और अगर आप जो अपील कर रहे हैं वो एनी अदर कौन सा है, मैटर है, जैसे रिफ्यूज कर दिया था टनेज टैक्स स्कीम में क्या करने से, रजिस्टर करने से, ओके, तो उस केस में अपील की जो फीस होगी वो कितने रुपीस होने वाली है, 250 रुपीस होने वाली है। अपील हमको करनी पड़ती है कितने दिनों के अंदर, 30 डेज में अपील करनी होती है। और जिस दिन हमको ऑर्डर की कॉपी क्या होती है, सर्व होती है, उस दिन को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, उस दिन को हम एक्सक्लूड करते हैं। जैसे ऑर्डर की कॉपी आई है आपको 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी इंक्लूड नहीं करना है, अगले दिन से गिरना है। इसका मतलब आपको 31 जनवरी तक क्या कर देनी है, अपील कर देनी है। मान लीजिए आपको ऑर्डर की कॉपी, असेसमेंट ऑर्डर की कॉपी तो रिसीव हो गई, लेकिन जो आपको नहीं, ऑर्डर की कॉपी नहीं, मान लो आपको डिमांड नोटिस तो क्या हो गया, रिसीव हो गया, डिमांड नोटिस, ओके, 156 का, लेकिन आपको असेसमेंट ऑर्डर की कॉपी क्या नहीं हुई, रिसीव नहीं हुई, तो आप अपने ग्राउंड ऑफ अपील बनाओगे कैसे, ठीक है, कैसे बनाओगे ग्राउंड ऑफ अपील। तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, डिपार्टमेंट से आपको असेसमेंट ऑर्डर की कॉपी क्या करनी पड़ेगी, मांगनी पड़ेगी। तो जितना भी टाइम आपका असेसमेंट ऑर्डर की कॉपी लेने में लग गया, जिस दिन रिक्वेस्ट करी और जिस दिन आपको क्या हुई, रिसीव हुई, वो उतना दिन हम आपकी 30 डेज अपील करने के टाइम लिमिट में से क्या कर देंगे, हम एक्सक्लूड कर देंगे, हम उसको क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। कहने का मतलब यह है कि वैसे तो ऑर्डर नोटिस आ गया था आपको 1 जनवरी 2000 किसको, 23 को, तो एज पर प्रोविजन आपको इसके 30 नो में अपील कर देनी है, जिसमें से ये 1 जनवरी को इंक्लूड नहीं करना, तो 31 जनवरी 2000 कौन सा है, 23 है, ठीक है ना। इस दिन तक आपको क्या करनी है, कमिश्नर अपील को अपील कर देनी थी। मतलब अब मान लीजिए आपको नोटिस तो आ गया लेकिन असेसमेंट ऑर्डर की कॉपी नहीं आई, तो आपने 5 जनवरी को 2023 को डिपार्टमेंट एओ से कहा मेरे को असेसमेंट ऑर्डर की कॉपी दो, तो उन्होंने मान लीजिए आपको असेसमेंट ऑर्डर की कॉपी दे दी, और वो 5 कब दी, फरवरी को दी, 2023 को दी। तो जितना भी टाइम आपको असेसमेंट ऑर्डर की कॉपी लेने में लग गया, इतना टाइम हम आपको एक्स्ट्रा दे देंगे, क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। जैसे कितना टाइम हो गया, ठीक है, 31 दिन होते हैं जनवरी में, 31 में से आप क्या कर लीजिए, 4 माइनस कर लीजिए, 27, ठीक है, और 5 दिन किसके हो गए, फरवरी के हो गए, इसका मतलब कितने डेज हो गए, 32 डेज हो गए। तो आपको 32 डेज क्या मिल जाएंगे, एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। 32 डेज एक्स्ट्रा मिलने का मतलब क्या हुआ, ठीक है ना, प्लस कितने कर देना, इसमें 32 डेज कर देना, तो 32 डेज कर देंगे तो 28 दिन तो फरवरी के हो जाएंगे, और 28 दिन के बाद में, ठीक है, कितने बचते हैं, 29, 30, 31, 32, इसका मतलब है आप अपील कर दीजिएगा 4 मार्च 2000 किसको, 23 तक, ठीक है। अब इसके बाद में 30 दिनों में अपील करनी है, तो जहां पर हमने कहा था कि ना टीडीएस काटना रिक्वायर ही नहीं है क्योंकि वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल ही नहीं है एनआर के, तो आपको पहले टीडीएस काटना था, काट के जमा कराना था, और जमा कराने के बाद 30 दिनों में क्या करनी थी, अपील करनी थी। जैसे कि आपको असेसमेंट ऑर्डर से खुश नहीं हो, तो जिस दिन आपको, ठीक है, नोटिस ऑफ डिमांड क्या होता है, सर होता है 156 का, उसके विद इन 30 डेज में आपको क्या करनी होती है, अपील करनी होती है। उसके कितने दिनों में, 130 डेज में। अब एक बात ध्यान से समझिएगा, सर्च के केस में मान लीजिए आप पे पेनल्टी लगाई जा रही है, तो एज पर सेक्शन 270 ए सब सेक्शन 1 आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि इस पेनल्टी में से मेरे को क्या दे दो, इम्यूनिटी दे दो। कैसे करोगे रिक्वेस्ट, आपको पहले एप्लीकेशन करनी पड़ेगी कि मेरे को इम्यूनिटी दे दो,
पेनल्टी जो इंपोज होती है किसके अंदर, सर्च सीजर के केस में। आपने एप्लीकेशन करी, लेकिन आपने जो एप्लीकेशन करी वो एप्लीकेशन क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई। तो जितना समय भी क्या हो गया, ये लग गया, इतना समय अपील करने के टाइम लिमिट में से क्या कर दिया जाएगा, आपके एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ओके। और 30 दिन कब से काउंट होंगे, जैसे कि मान लीजिए कोई ऑर्डर था, मतलब असेसमेंट ऑर्डर नहीं था, डिमांड नोटिस नहीं था, आपने टैक्स स्कीम में रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करी, एप्लीकेशन करी, रिफ्यूज हो गई। तो जिस दिन ऑर्डर की कॉपी आपको क्या होती है, सर्व होती है, उसके 30 दिनों के अंदर अंदर आपको क्या करनी होती है, कमिश्नर अपील को अपील करनी होती है। कमिश्नर अपील के पास में पावर है कि वो आपकी 30 दिन की डिले को क्या कर सकते हैं, कंडोन कर सकते हैं, मतलब आप आफ्टर 30 डेज भी क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो। लेकिन वो तभी होगा जब कमिश्नर अपील क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा कि इसके क्या थे, सफिशिएंट कॉज थे कि आप 30 दिनों में अपील नहीं कर पाए। ठीक है। अगर कमिश्नर अपील ने क्या नहीं करी है, डिले कंडोन नहीं करी है, तो आप आईटीएटी को क्या नहीं कर सकते, अपील नहीं कर सकते। ठीक है ना, ना तो इस रिफ्यूजल ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कर सकते हो, और ना ही जिस ऑर्डर से आप खुश नहीं हो, एओ के ऑर्डर से, किसी के भी ऑर्डर से खुश नहीं हो, तो आप उसके अगेंस्ट भी आईटीएटी को अपील नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, आप सेक्शन 264 में रिवीजन क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन कर सकते हो कमिश्नर को। ओके। कमिश्नर अपील में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्री डिपोजिट करना पड़ेगा। कितना प्री डिपोजिट है, अगर आपने अपना रिटर्न ऑफ इनकम क्या कर रखा है, फाइल कर रखा है, तो रिटर्न के अकॉर्डिंग जितना भी टैक्स बन रहा है, रिटर्न के अकॉर्डिंग, ठीक है, जितना असेस टैक्स है वो नहीं, जितना भी रिटर्न इनकम के अकॉर्डिंग टैक्स बन रहा है उसका आपको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आपने रिटर्न क्या नहीं करा है, फर्निश करा ही नहीं है, तो जैसे बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हुआ होगा या 147 असेसमेंट हुआ होगा, तो उस केस के अंदर जितना भी एओ ने क्या करा है, असेस्ड करा है आपको, वो टैक्स का आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर एक प्रोविजन है कि अगर आप कमिश्नर अपील को क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन करते हो, ठीक है, तो कमिश्नर अपील को अगर लगता है कि भाई गुड एंड सफिशिएंट क्या है, रीजन है, तो ये वाला जो पेमेंट है ना आपका असेस टैक्स का 144 147 के केस में, उसके पेमेंट से वो आपको क्या कर सकता है, एग्जेम्प्ट कर सकता है। ओके। ठीक है। और आईटीएटी के केस में तो हम पढ़ लेंगे कि क्या था। अब हम आते हैं किस पे, स्टे ऑफ किस पे, डिमांड पे। आपने कमिश्नर अपील को क्या करी है, अपील करी है, ठीक है। अब आपके पास में 156 का डिमांड नोटिस तो क्या करा हुआ है, आया हुआ है। ओके। आपने तो अभी सिर्फ टैक्स कितना पे करा होगा, आपने तो सिर्फ रिटर्न इनकम के अकॉर्डिंग ही क्या करा हुआ है, टैक्स पेमेंट करा हुआ है। तो अब जो बैलेंस आपका डिस्प्यूटेड टैक्स है उसका क्या होगा, तो सेक्शन 220 सब सेक्शन 6 में प्रोविजन है कि आप असेसिंग ऑफिसर को एप्लीकेशन कर सकते हो कि जब तक मेरी कमिश्नर अपील में अपील चल रही है, आप उस पर क्या लगा दीजिए, डिमांड पे स्टे लगा दीजिए। एओ चाहे तो, उसकी डिस्क्रिशन पावर है, ठीक है, चाहे तो वो उस पर स्टे लगा सकता है टिल डिस्पोजल ऑफ क्या है, अपील, जब तक अपील क्या नहीं हो जाती, डिस्पोज नहीं हो जाती। लेकिन अगर वो स्टे लगाने से क्या कर देता है, रिफ्यूज कर देता है, तो उसके ऑर्डर के अगेंस्ट आप कहीं पर भी क्या नहीं कर सकते, अपील नहीं कर सकते। उसके अगेंस्ट आप कहीं पर भी क्या नहीं कर पाओगे, अपील नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो अपीलेबल क्या नहीं है, ऑर्डर नहीं है। लेकिन अगर आपके असेसिंग ऑफिसर ने स्टे लगाने से 220 सबसेक्शन 6 में मना कर दिया, तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो कमिश्नर अपील है उसके पास में इनहेरेंट क्या है, पावर है। रिटर्न पावर नहीं है, प्रोविजन में नहीं है, लेकिन इनहेरेंट क्या है, पावर है कि वो क्या लगा सकता है, स्टे लगा सकता है। जब तक प्रोसीडिंग उसके सामने क्या चल रही है, पेंडिंग चल रही है, तब तक वो आपके डिमांड पे क्या लगा सकता है, स्टे क्या कर सकता है, लगा सकता है। ओके। ठीक है। तो ये हमने अभी यहां पर क्या करा है, कवर करा है। चलो आगे क्या करते हैं, अब हम बढ़ते हैं। यस। अब देखिए कमिश्नर अपील ही कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए कुछ खास बात, डिडक्शंस जो होती है, डिडक्शंस में बात कर रहा हूं 10AA, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन को एक्सपोर्ट प्रॉफिट डिडक्शन होती है, और चैप्टर 6A के अंदर जो पार्ट सी होता है, प्रॉफिट लिंक डिडक्शन होता है। इन डिडक्शन को क्लेम करने की दो कंडीशन होती है। सबसे पहले कंडीशन तो यह है सेक्शन 80AC की, आपने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कराओ, और रिटर्न ऑफ इनकम भी आपने ड्यू डेट तक क्या करा हो, फाइल कराओ। पहली कंडीशन है कि आपने रिटर्न फाइल कराओ, और दूसरी कंडीशन है आपने वो डिडक्शन रिटर्न में ही क्या करी हो, क्लेम करी हो। चाहे ड्यू डेट में करा, उसी में कर ली, और अगर उसमें करना भूल गए थे तो कोई बात नहीं, आपने रिटर्न क्या करा, रिवाइज करके उस डिडक्शन को क्या कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो। लेकिन अगर आपने रिवाइज रिटर्न में भी ये डिडक्शन क्लेम नहीं करी, कौन सी वाली, 10AA वाली, और चैप्टर 6A के पार्ट सी प्रॉफिट लिंक डिडक्शन वाली, तो फिर आप ये डिडक्शन कहीं पर भी क्या नहीं कर पाओगे, क्लेम नहीं कर पाओगे। लेकिन इन रेस्पेक्ट ऑफ कौन सी है, अदर डिडक्शंस जो होती है, जैसे 80C से लेकर कौन सी हो गई, जो दूसरी हमारी डिडक्शंस होती है,
उनको आप अगर क्लेम करना भूल भी गए हो रिटर्न के अंदर, तो आप अपील रिवीजन के अंदर उसको क्या कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो। लेकिन ये डिडक्शन अगर आप रिटर्न में क्लेम करना क्या कर गए, भूल गए, या रिटर्न आपने क्या नहीं करा, फर्निश नहीं करा, तो फिर कहीं पर भी अपील रिवीजन में ये डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर पाओगे। अब इसके बाद में कमिश्नर अपील के पास में क्या पावर है, तो विशेष बात सुनिएगा। कमिश्नर अपील के पास में पावर है कि जब प्रोसीडिंग चल रही होती है तो वो आपको क्या कर सकता है, अलाउ कर सकता है टू गो इनटू एनी ग्राउंड ऑफ अपील नॉट स्पेसिफाइड इन ग्राउंड ऑफ अपील। ठीक है, आप दूसरा ग्राउंड ऑफ अपील भी वहां पर प्रोसीडिंग में रेज कर सकते हो जो आपने अपील करते समय रेज नहीं किया था, प्रोवाइडेड आपकी जो ओमिशन थी, आपने नहीं रेज करा, ये जो ओमिशन थी ये विलफुल और क्या नहीं थी, अनरीजनेबल नहीं थी। कैसे प्रूव करोगे, जैसे मान लीजिए बाद में चेंज इन लॉ हो गया, ठीक है ना, रेट्रोस्पेक्टिव क्या हो गया, अमेंडमेंट हो गया, या फिर मान लीजिए बाद में कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, इसलिए आपने पहले क्लेम नहीं करी, ठीक है, और ग्राउंड ऑफ अपील नहीं बनाया, लेकिन चलती प्रोसीडिंग के अंदर क्या हो गया, लॉ में रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट हो गया है, जजमेंट आ गया है, तो आप चलती प्रोसीडिंग के अंदर भी क्या कर सकते हो, इसको रेज कर सकते हो। कमिश्नर अपील के पास में क्या है, पावर है कि वो उन्हीं मैटर को कंसीडर और डिसाइड करते हैं जो अराइजिंग आउट ऑफ होते हैं, कौन से, असेसमेंट प्रोसीडिंग में। मतलब एओक में जो असेसमेंट प्रोसीडिंग करी थी उसमें जो मैटर क्या हुए थे, अराइज हुए थे, वो उन्हीं को क्या करता है, कंसीडर करता है। जो असेसमेंट प्रोसीडिंग में क्या नहीं हुए, अराइज नहीं हुए, उनको वो क्या नहीं करता है, कंसीडर नहीं करता है, ठीक है ना, उनको क्या नहीं करता, कंसीडर नहीं करता है। ओके, तो जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि आपकी डिडक्शन है, आपकी कौन सी है, डिडक्शन है, डिडक्शन ये लीजिए, ए था, ये आपकी क्या हो रखी थी, डिसअलाउ हो रखी थी, बी भी आपकी क्या हो रखी थी, डिसअलाउ हो रखी थी, सी भी आपकी क्या हो रखी थी, डिसअलाउ हो रखी थी, और डी आपका क्या हो रखा था, अलाउ हो रखा था। आपने इसके अगेंस्ट कमिश्नर अपील को क्या कर दी, अपील कर दी। अब ये भी तो आपका अराइजिंग आउट ऑफ क्या है, असेसमेंट ऑर्डर ही है। मान लीजिए कोई सुप्रीम कोर्ट का बाद में जजमेंट आ जाता है, रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट, चेंज इन लॉ हो जाता है, तो आप चलती प्रोसीडिंग के अंदर भी इसके लिए क्या कर सकते हो, इसको भी अपना ग्राउंड ऑफ अपील बना सकते हो, ठीक है। और खुद कमिश्नर अपील भी चाहे तो, आपने तो ये रेज नहीं करा था क्योंकि आपको अलाउ हो रखा था, लेकिन ये आउट, ये क्या है, अराइजिंग आउट ऑफ क्या, असेसमेंट प्रोसीडिंग है, तो वो खुद भी इसको क्या कर सकता है, ओन मोशन क्या कर सकता है, डिसअलाउ कर सकता है। बस वही जो अराइजिंग आउट ऑफ क्या हो, असेसमेंट प्रोसीडिंग हो, ठीक है ना, उनके। या फिर अगर अराइजिंग आउट ऑफ असेसमेंट प्रोसीडिंग नहीं है, ठीक है, तो आपकी जो ओमिशन है वो क्या नहीं होनी चाहिए, विलफुल और अनरीजनेबल नहीं होनी चाहिए, तो वो कंसिडर कर लेंगे। इसके बाद में इनके पास में क्या पावर है, तो ये आपके ऑर्डर जो भी है, असेसमेंट का, पेनल्टी का जो भी ऑर्डर है, उसको कंफर्म कर सकते हैं, ये आपकी लायबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं, एनहांस करने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ क्या देंगे, बीइंग हर्ड देंगे, और ये आपके असेसमेंट ऑर्डर या पेनल्टी ऑर्डर को अनल और क्या कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं। लेकिन कमिश्नर अपील के पास में रिमांड करने की, रेफर बैक करने की, कैंसिल करके और वापिस से प्रोसीडिंग फ्रेश इनिशिएट करने की, डायरेक्शन देने की क्या नहीं है, पावर नहीं होती है, ठीक है। अब इसके पास में कमिश्नर अपील और आईटीएटी के पास में वो सारी पावर होती है जो एक पावर किसके पास में होती है, असेसिंग ऑफिसर के पास में होती है। कहने का मतलब यह है कि अगर असेसमेंट प्रोसीडिंग चल रही है और उस असेसमेंट प्रोसीडिंग में कमिश्नर अपील या आईटीएटी को कोई न्यू सोर्स ऑफ इनकम क्या होती है, मालूम पड़ती है, तो वो उसको क्या कर सकते हैं, आपके ऐड भी कर सकते हैं, टैक्स कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी क्या है, डिडक्शंस जो है उसको वो क्या कर सकते हैं, आपके डिसअलाउ भी कर सकते हैं। मतलब उनके पास वो सारी पावर है जो पावर किसके पास में होती है, एओ के पास में होती है। ओके, तो वो इनकम जो टैक्स हो रखी है, अगर उनके ओपिनियन में वो टैक्स नहीं होती है तो वो उसको क्या कर देंगे, नॉट टू बी टैक्स करेंगे, और किसी डिडक्शन को वो खुद भी क्या कर सकते हैं, अलाउड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने अभी क्या देखा था, हमारा कमिश्नर क्या देखा था, अपील देखा था। अब हम आते हैं और कौन सा करेंगे, हम करने वाले हैं सेकंड अपील, कौन सी है, हमारी आईटीएटी को है। ओके, यस, अब हम कर रहे हैं अपील टू, कौन सा कर रहे हैं, इनकम टैक्स, कौन सा है, अपीलेट ट्राइब्यूनल है। यहां पर दोनों अपील कर सकते हैं, हम भी अपील कर सकते हैं, और ये डिपार्टमेंट की पहली अपील ही होगी, ठीक है ना। डिपार्टमेंट मतलब एओ भी अपील कर सकता है अगर कमिश्नर उसको क्या देता है, डायरेक्शन देता है, ठीक है। अगर डिपार्टमेंट की अपील की बात करें तो डिपार्टमेंट अगर कमिश्नर अपील के ऑर्डर से क्या नहीं है, खुश नहीं है, कमिश्नर अपील के ऑर्डर से, तो वो एओ को डायरेक्ट कर सकता है कि कमिश्नर अपील के ऑर्डर के अगेंस्ट आईटीएटी को क्या करें, अपील करें। हम अपील कौन सी करेंगे, अगर हम कमिश्नर अपील के ऑर्डर से खुश नहीं है, 263 के अंदर रिवीजन ही किसने करा था, कमिश्नर ने करा था, तो अपील कहां होगी, उसके हायर अथॉरिटी आईटीएटी के अंदर होगी,
ओके, अगर असेसमेंट ऑर्डर है लेकिन वो असेसमेंट डीआरपी की क्या हुआ है, डायरेक्शन से हुआ है, या फिर ऐसा को ऑर्डर जो कमिश्नर ने पास कराओ, जैसे हमने कहा था हमको चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट रजिस्टर कर दो, उन्होंने क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, कैंसिल कर दिया, या फिर हमने कहा था एटीजी के अंदर हमको क्या कर दो, रजिस्टर कर दो, रिफ्यूज कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट हम क्या कर सकते हैं, आईटीएटी में अपील कर सकते हैं। ठीक है ना, क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। नहीं होती है आईटीएटी के अंदर अपील, 264 में कमिश्नर ने जो क्या करा है, रिवीजन करा है, ठीक है, 264 हमारे फेवर का होता है, इसलिए हम क्या नहीं कर सकते, आईटीएटी में जाके अपील नहीं कर सकते। अगर आप 264 के रिविजनरी ऑर्डर से क्या नहीं हो, खुश नहीं हो, तो फिर आपको हाई कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल करनी होती है। मतलब 263 का जो ऑर्डर होगा, जो डिपार्टमेंट के क्या आता है, फेवर में आता है, वो रिविजनरी ऑर्डर डिपार्टमेंट के फेवर में आता है, ठीक है, तो हम उससे खुश नहीं होंगे, तो हम तो आईटीटी को क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। और 264 वाला जो रिवीजन होता है वो हमारे क्या होता है, फेवर का होता है, ठीक है, तो हम आईटीटी को क्या नहीं कर सकते, अपील नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको पूरा फायदा नहीं मिला है, कम मिला है, जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिला, तो आप हाई कोर्ट में रिट पिटिशन क्या करिएगा, फाइल करिएगा। डीआरपी की डायरेक्शन से अगर आप खुश नहीं हो, तो डीआरपी की डायरेक्शन क्या नहीं है, अपीलेबल नहीं है। डीआरपी की डायरेक्शन से जो असेसमेंट होगा, एओ करेगा, उसके अगेंस्ट आप आईटीएटी को क्या कर सकेंगे, अपील कर सकेंगे। आईटीएटी में अपील करने की जो टाइम लिमिट होती है, वो टाइम लिमिट कितनी होती है, 60 डेज होती है। और आईटीएटी के पास में पावर है कि सफिशिएंट कॉज हो, तो वो आपकी 60 डेज, ये जो डिले है, इस डिले को भी वो क्या कर सकते हैं, कंडोन कर सकते हैं। आईटीएटी के अंदर क्या होता है, आईटीएटी के अंदर होता है मेमोरेंडम ऑफ क्या होता है, क्रॉस ऑब्जेक्शन। मतलब जब भी कोई पार्टी, चाहे असेसी ने अपील करी हो या फिर डिपार्टमेंट ने क्या करी हो, अपील करी हो, अगर असेसी ने अपील करी है तो आईटीएटी डिपार्टमेंट को इसकी क्या देगा, इंफॉर्मेशन देगा, नोटिस देगा कि असेसी ने अपील कर दी। और अगर डिपार्टमेंट ने अपील करी है तो आईटीएटी असेसी को क्या करेगा, इन्फॉर्म करेगा, नोटिस करेगा कि डिपार्टमेंट ने क्या कर दी है, अपील कर दी है। ठीक है, तो आप चाहें तो अपने क्रॉस ऑब्जेक्शन, आप अपने चाहे तो मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन क्या कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं। मतलब ये भी हो सकता है जैसे कि आप कमिश्नर अपील ने जो ऑर्डर पास करा, ठीक है ना, कमिश्नर अपील ने क्या करा, ऑर्डर पास करा, उस ऑर्डर से दोनों ही खुश नहीं है, डिपार्टमेंट भी खुश नहीं है और असेसी भी क्या नहीं है, खुश नहीं है। मतलब उन्होंने कुछ तो क्या कर दिए, डिसअलाउ कर दिए, और कुछ उन्होंने क्या कर दिए, अलाउ कर दिए। ठीक है, जो अलाउ कर दिए उससे डिपार्टमेंट खुश नहीं है, जो डिसअलाउ कर दिए उससे एसएससी खुश नहीं है। अब जिसने भी पहले अपील कर दी, मान लीजिए क्या कर दी, एसएससी ने पहले अपील कर दी, तो आईटीएटी डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करेगा कि एसएससी अपील कर चुका है। अब आपको भी अपना क्रॉस ऑब्जेक्शन देना है इस अलाउ के अगेंस्ट, तो आप अपनी क्रॉस ऑब्जेक्शन दे सकते हो। मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन देने की कोई भी क्या नहीं होती है, फीस नहीं होती है। और क्रॉस ऑब्जेक्शन देने की टाइम लिमिट जो होती है वो कितने डेज है, 30 डेज है। अगर 30 डेज में अगर आपने मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन मोको नहीं दिया है, तो आईटीटी के पास में पावर है कि वो इस डिले को भी क्या कर सकते हैं, कंडोन कर सकते हैं। ठीक है ना, कंडोन कर सकते हैं। अब यहां पर भी क्या लगेगी, आपकी फीस तो लगेगी। ठीक है ना, फीस कितनी लगेगी, वो ही अगर टोटल इनकम जो एओ ने असेस्ट करी है, अगर वो 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है, तो कमिश्नर अपील में जो 250 रुपए थी वो यहां पर क्या हो जाएगी, 500 हो जाएगी। अगर आपकी टोटल इनकम जो असेस करी है वो 1 लाख से ज्यादा है लेकिन 2 लाख से ज्यादा नहीं है, तो कमिश्नर अपील में अपील कितनी थी, 500 थी, यहां पर कितनी हो जाएगी, 1500 हो जाएगी। अगर एओ ने जो आपकी टोटल इनकम असेस करी है वो 2 लाख रुपए से क्या है, ज्यादा है, तो कमिश्नर अपील में फीस थी 1000। यहां पर 1% ऑफ क्या है, असेस्ड टैक्स, टैक्स का कितना है, 1%, इनकम का नहीं, टैक्स का 1%, और मैक्सिमम कितना होगा, 10,000 होगा। और एनी अदर केस जो होता है, तो वहां पर कमिश्नर अपील में 250 रुपए थी, तो यहां पर कितनी हो जाएगी, 500 रुपए हो जाएगी। अब एक बात बहुत ज्यादा ध्यान से क्या कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा आप। ठीक है, बात करते हैं आईटीएटी में प्री डिपोजिट की। ठीक है ना, आपको क्या करना है, स्टे लगवाना है। कमिश्नर अपील के पास में इनहेरेंट पावर थी, स्टे लगा सकते थे, या फिर 220 सब सेक्शन 6 के अंदर एओ के पास में क्या थी, पावर थी कि वो आपके क्या लगा सकते थे, स्टे लगा सकते थे। अगर आपको आईटीएटी में क्या लगवाना है, स्टे लगवाना है, ठीक है ना, तो स्टे लग जाएगा। लेकिन उस स्टे की कंडीशन ये है कि आपको एटलीस्ट कम से कम 20% आपको पेमेंट करना पड़ेगा, टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी फी, जो भी अमाउंट है आपको उसका 20% क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। और अगर पे नहीं कर रहे हो तो उतने अमाउंट की आपको सिक्योरिटी क्या करनी पड़ेगी, फर्निश करनी पड़ेगी। ये जो आपकी स्टे लगेगा, आपको स्टे लगाने के लिए सबसे पहले सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी, एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको क्या करनी पड़ेगी, एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। तो एप्लीकेशन बाई क्या हो जाएगा, ये असेसी हो जाएगा।
तो आप ITAT को क्या करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे कि मेरे क्या लगा दीजिए, स्टे लगा दीजिए। उसके लिए आपको कम से कम 20% टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी फी, ये उतने अमाउंट की आपको सिक्योरिटी क्या करनी पड़ेगी, फर्निश करनी पड़ेगी। तो ITAT चाहे तो केस के मेरिट को क्या करते हुए, देखते हुए, केस के मेरिट को देखते हुए, एप्लीकेशन को मेरिट को देखते हुए वो क्या कर सकते हैं, स्टे लगा सकते हैं। लेकिन स्टे जो लगेगा वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 180 डेज का लगेगा, उससे ज्यादा पीरियड का स्टे नहीं लगेगा। ठीक है ना, उससे ज्यादा पीरियड का स्टे नहीं लगेगा। और ITAT को चाहिए कि उस स्टे पीरियड के अंदर, जितने भी टाइम का स्टे लगा है, उस पीरियड के अंदर उस अपील को क्या कर दें, डिस्पोज कर दें। पूरी कोशिश करें कि उसके अंदर क्या कर दें, डिस्पोज कर दें। लेकिन अगर मान लीजिए उस स्टे पीरियड के अंदर अपील क्या नहीं होती है, डिस्पोज नहीं होती है, ठीक है, तो आप दोबारा से क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन कर सकते हो। किस बात के लिए, कि स्टे को क्या कर दिया जाए, एक्सटेंड कर दिया जाए। ठीक है, स्टे को एक्सटेंड कर दिया जाए। लेकिन ये एक्सटेंशन तभी होगा जब डिले इन डिस्पोजिंग ऑफ अपील हुआ है, मतलब स्टे पीरियड में अपील डिस्पोज नहीं हुई है, इसके जिम्मेदार आप नहीं हो, मतलब ये डिले आपकी एट्रीब्यूटेबल नहीं है, असेसी की एट्रीब्यूटेबल नहीं है। प्लस एप्लीकेशन करनी पड़ेगी, प्री डिपोजिट तो था ही, 20% ऑफ टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फी इन सब का पेमेंट करना होगा, तो वो आपके स्टे पीरियड को एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन ओरिजिनल पीरियड प्लस एक्सटेंडेड पीरियड किसी भी केस में 365 डेज से ज्यादा नहीं होगा। ओरिजिनल प्लस एक्सटेंडेड जो होगा वो 365 डेज से ज्यादा नहीं होगा। और ITAT को चाहिए कि अब जो एक्सटेंडेड स्टे पीरियड है उसके अंदर अब इस अपील को क्या कर दे, डिस्पोज कर दे। ठीक है, तो एप्लीकेशन पे ही क्या लगता है, स्टे लगता है। प्री डिपोजिट करना पड़ता है किसका, 20% आपको करना पड़ता है। अब एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अपील डिस्पोज नहीं होती है विद इन कौन से पीरियड के अंदर, स्टे पीरियड के अंदर, चाहे वो ओरिजिनल स्टे पीरियड है या फिर आपका एक्सटेंडेड स्टे पीरियड है, तो जिसके अंदर अपील डिस्पोज नहीं हो पाती है, तो लॉ तो हमारा ये बोलता है कि अगर अपील डिस्पोज नहीं कर पाया ITAT, ठीक है ना, तो स्टे क्या हो जाएगा, वेकेट ही हो जाएगा, स्टे आपका हट जाएगा। अब असेसिंग ऑफिसर आप पे रिकवरी कर भी सकेगा, आपके बैंक खाते को भी क्या कर सकेगा, सीज कर सकेगा, फ्रीज कर सकेगा। इवन जो डिले जो हुई है, ठीक है, डिस्पोजिंग ऑफ अपील के अंदर, वो आपके एट्रीब्यूटेबल नहीं थी, आप जिम्मेदार नहीं थे। लेकिन अगर अपील डिस्पोज नहीं हुई तो स्टे तो क्या हो जाएगा, वेकेट हो जाएगा। ये हमारा क्या है, लॉ बताता है। लेकिन 2021 के अंदर जो पेप्सी फूड लिमिटेड का केस है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें यह जजमेंट आया है कि स्टे तभी क्या होगा, वेकेट होगा, ओनली इफ कंडीशन लगाई है जब डिले जो हो एट्रीब्यूटेबल टू क्या हो, असेसी हो। मतलब अपील डिस्पोज नहीं हुई है और डिले जो हुई है वो असेसी के क्या है, एट्रीब्यूटेबल नहीं है, तो स्टे क्या नहीं होगा, वेकेट नहीं होगा, असेसिंग ऑफिसर रिकवरी नहीं कर सकेगा। तो आपको एग्जाम में दोनों आंसर दे देने हैं, एज पर लॉ भी क्या करना है, बताना है, और आपको जजमेंट देना है पेप्सी फूड लिमिटेड का, जिसमें कहा है अगर डिले असेसी के एट्रीब्यूटेबल नहीं है तो स्टे, ठीक है ना, स्टे पीरियड एक्सपायर होने के बाद भी क्या नहीं होगा, वेकेट आपके नहीं होने वाला है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्या थी, बात थी, जो हमने अभी यहां पर क्या करी, कवर करी। ठीक है, अब इसके बाद में आते हैं ITAT का ऑर्डर कैसे होगा। तो ITAT एज ही थिंक फिट, जैसा ऑर्डर पास करना है वैसा ऑर्डर पास कर सकेंगे। मतलब इनके पास में, ठीक है ना, कैंसिल करने की, एनहांस करने की, रिड्यूस करने की, कंफर्म करने की, वो तो सारी पावर है। इनके पास में रेफर बैक करके फ्रेश प्रोसीडिंग इनिशिएट करने की, रिमांड ऑर्डर देने की भी क्या होती है, पावर होती है। ठीक है, ITAT कोई इनकम टैक्स ऑथोरिटी नहीं है। कमिश्नर अपील तो क्या है, इनकम टैक्स ऑथोरिटी है। कमिश्नर अपील इनकम टैक्स ऑथोरिटी है, तो वो अपने ऑर्डर में मिस्टेक को 154 के प्रोविजन से क्या कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन हमारे ITAT इनकम टैक्स ऑथोरिटी नहीं है, तो अगर इनके ऑर्डर में कभी कोई मिस्टेक अपरेंट फॉर्म रिकॉर्ड होती है तो उसका वो रेक्टिफिकेशन 254 सबसेक्शन 2 के प्रोविजन से करते हैं। करने की टाइम लिमिट कितनी होती है, 6 मंथ होती है, एंड ऑफ द मंथ से जिसके अंदर ऑर्डर पास हुआ था। मतलब जिस ऑर्डर के अंदर क्या थी, मिस्टेक अपरेंट फॉर्म रिकॉर्ड थी, वो जिस महीने में पास हुआ उस महीने के एंड से क्या होगा, विद इन क्या होगा, 6 मंथ में ITAT को रेक्टिफिकेशन करना पड़ता है। जो मिस्टेक हुई है वो ITAT के नोटिस में कौन ला सकता है, वो ओन मोशन भी मिस्टेक को रेक्टिफाई कर सकते हैं, असेसिंग ऑफिसर उनके नोटिस में ला सकता है, और चाहे तो असेसी भी उनके नोटिस में ला सकता है। लेकिन खास बात सुनिए, अगर असेसी ने विद इन 6 मंथ में रेक्टिफिकेशन करने के लिए क्या कर दी है, एप्लीकेशन कर दी है, तो अब ITAT को 6 महीने के बाद में भी क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। वो रेक्टिफिकेशन करने से इसलिए मना नहीं कर सकता कि 6 मंथ क्या होगा, एक्सपायर हो गए। तो असेसी के केस में जरूरी है कि आप एप्लीकेशन कितने में कर दो, 6 मंथ में कर दो, एंड ऑफ द मंथ जिसमें ऑर्डर पास हुआ था। तो ITAT को 6 महीने के बाद में भी क्या करना पड़ेगा, मिस्टेक रेक्टिफाई करनी होगी। लेकिन जहां वो ओन मोशन क्या कर रहे हैं,
रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं तो वो ऑन मोशन रेक्टिफिकेशन उनको विद इन 6 मंथ में ही करना पड़ेगा, एंड ऑफ द किससे मंथ्स में जिसमें ऑर्डर क्या हुआ है, पास हुआ है। आईटीएटी की जो बेंच होगी जहां प्रोसीडिंग चलेगी, उस बेंच में 1 जुडिशियल मेंबर होगा और 1 हमारा कौन सा होगा, अकाउंटेंट क्या होगा, मेंबर होगा। लेकिन अगर टोटल इनकम 50 लाख रुपए से क्या नहीं है, ज्यादा नहीं है, टोटल इनकम 50 लाख रुपए से, टोटल इनकम की बात कर रहे हैं, 50 लाख ज्यादा नहीं है, तो इम्पॉसिबल है कि आपका प्रोसीडिंग सिंगल मेंबर की बेंच में भी क्या हो सकती है, आपकी हियरिंग चल सकती है। अब सुन लीजिए, बड़ा खास बात है, आईटीएटी का जो भी क्या आएगा, ऑर्डर आएगा, वो मेंबर की जो मेजोरिटी होगी, ठीक है ना, तो उनकी ओपिनियन, जो मेजोरिटी ओपिनियन होगी उसके बेस पे आएगा। लेकिन कल मान लीजिए 2 ही मेंबर थे बेंच के अंदर, मान लीजिए 2 ही मेंबर थे और दोनों की मेंबर के किसी पॉइंट को लेके क्या हो जाते हैं, डिफर हो जाते हैं किसी पॉइंट को लेके, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो आईटीएटी का जो प्रेसिडेंट होगा, जिस पॉइंट को लेके मेजोरिटी ओपिनियन नहीं बन रही है, डिफरेंस इन ओपिनियन आ रहा है, तो वो उस पॉइंट को लेके अदर मेंबर को या अदर मेंबर्स को क्या कर देगा, रेफर कर देगा। और अब आईटीटी का जो डिसीजन आएगा, अगेन किससे आएगा, मेजोरिटी ऑफ मेंबर से आएगा। मेजोरिटी ऑफ मेंबर का मतलब नए मेंबर जो रेफर करे थे वो, और ओरिजिनली जो जिन्होंने फर्स्ट हियरिंग करी थी वो, उनको मिला के जो क्या बनेगी, मेजोरिटी ऑफ ओपिनियन बनेगी, वो क्या आएगा, आपके ऑर्डर आने वाला है। ओके, अब यहां पर और ध्यान से सुनिए, क्या हम जैसे कमिश्नर अपील और आईटीएटी के अंदर, ठीक है, एडिशनल एविडेंसेस जो हमने एओ के सामने प्रोड्यूस नहीं करे थे, चाहे वो ओरल हो या फिर कौन सा हो, डॉक्यूमेंट्री हो, क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते। हम कोई नए एविडेंस कमिश्नर अपील आईटीएटी के सामने क्या नहीं कर सकते, प्रोड्यूस नहीं कर सकते। लेकिन रूल 46A ने कुछ केस बताए जहां पर किया जा सकता है। फॉलोइंग केसेस के अंदर आपके एडिशनल एविडेंस जो एओ के सामने प्रोसीडिंग के अंदर आपने नहीं रखे थे, वो भी कंसीडर कर लिए जाएंगे, वो भी कंसीडर कर लिए जाएंगे। अब वो केस कौन कौन से हैं, जहां एओ ने आपके एविडेंस को रिफ्यूज एडमिट करने से क्या कर दिया था, रिफ्यूज कर दिया था, जो उसको एडमिट कर लेनी चाहिए थे, ठीक है ना, एडमिट कर लेनी चाहिए थे, लेकिन एओ ने क्या कर दिया था, मना कर दिया था। ओके, सेकंड केस है, एओ ने हमसे क्या करे थे, एविडेंसेस मंगाए थे, चाहे ओरल हो चाहे डॉक्यूमेंट्री लेकर आ जाओ, लेकिन हमारे पास में कुछ सफिशिएंट कॉज थे जिस वजह से वो एविडेंस मैं नहीं कर पाया, प्रेजेंट नहीं कर पाया, मैं बीमार था, या जो ओरल एविडेंस मेरे को जिसके लाना था वो अवेलेबल नहीं था, तो किसी भी रीजन से, या फिर एओ ने नहीं मंगाए थे, मैं खुद ही क्या करना चाहता था, देना चाहता था, जो इस प्रोसीडिंग के लिए रेलेवेंट थे, लेकिन कुछ ऐसे सफिशिएंट कॉज थे जिसकी वजह से मैं प्रिवेंटेड था और मैं वो वो एविडेंसेस प्रोड्यूस एओ के बिफोर नहीं कर पाया। ठीक है, तो एक तो था मैंने दिए, उन्होंने कंसीडर नहीं किए, दूसरा था उन्होंने मंगाया, मैं नहीं दे पाया, तीसरा था मैं देना चाहता था, रेलेवेंट थे लेकिन मैं दे नहीं पाया, और चौथा था मेरे देने से पहले उन्होंने जल्दी में क्या कर दिया, ऑर्डर पास कर दिया। उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया और मेरे को सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी कि मैं एविडेंस क्या कर सकूं, प्रोड्यूस कर सकूं। तो इन 4 केसेस के अंदर, ठीक है ना, नए एविडेंसेस, ओरल और डॉक्यूमेंट्री, कमिश्नर अपील और आईटीएटी के अंदर आप क्या कर सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो। लेकिन वो इन नए एविडेंसेस को कंसीडर करने से पहले, ठीक है ना, रीजंस क्या करेंगे, राइटिंग में क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, और कंसीडर करने से पहले वो असेसिंग ऑफिसर को क्या देंगे, अपॉर्चुनिटी देंगे कि अगर आपको इनको एग्जामिन करना है, क्रॉस एग्जामिन करना है एविडेंसेस को, तो वो कर लो, और इन एविडेंस के अगेंस्ट अगर आपको कुछ, ठीक है ना, आपको एविडेंसेस प्रोड्यूस करने हैं, विटनेसेस प्रोड्यूस करने हैं इसके अपोजिशन में, तो वो भी करोगे। मतलब आपको रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे कि क्यों एडिशनल एविडेंस आप कंसीडर कर रहे हो, दूसरा एओ को मौका देना पड़ेगा कि उन एविडेंसेस को एग्जामिन कर लो, और उनके अगेंस्ट अगर आपको दूसरे एविडेंसेस क्या करने हैं, लाने हैं, या विटनेसेस लाने हैं, तो उनका आपको अपॉर्चुनिटी असेसिंग ऑफिसर को क्या करनी पड़ेगी, आपको देनी पड़ेगी। ठीक है ना, आपको देनी पड़ेगी। अब एक बात और ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है ना, आईटीएटी के पास में अपने ऑर्डर को रिव्यू करने की पावर नहीं है, ठीक है ना, वो सिर्फ रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन वो क्या नहीं कर सकते, चेंज इन ओपिनियन रिव्यू नहीं कर सकते। आईटीएटी का ऑर्डर फैक्ट फाइंडिंग, फाइनल फैक्ट फाइंडिंग ऑथोरिटी होती है, मतलब फैक्ट फाइंडिंग जो हुई है आईटीएटी ने जो करी है वो फाइनल है, वो कहीं पर भी अपील नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर आप उनके फैक्ट फाइंडिंग के प्रोसेस से सेटिस्फाई नहीं हो, आपको लगता है कि उनके फैक्ट फाइंडिंग प्रोसेस में ही क्या है, प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो आप हाई कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल कर सकते हो, और अगर हाई कोर्ट रिट पिटिशन नहीं लेता है, क्वैश कर देता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटिशन फाइल कर सकते हो। लेकिन हाई कोर्ट में अपील नहीं हो पाएगी, क्योंकि आईटीएटी एक फाइनल फैक्ट फाइंडिंग क्या होती है, ऑथोरिटी होती है। तो ये अभी हमने क्या करा है, ठीक है ना, ये अभी हमने करा है, हमारा कौन सा करा है, आईटीएटी करा है। अब हम आ जाते हैं हमारे कौन से अपील टू, कौन सा है, हाई कोर्ट और कौन सा सुप्रीम कोर्ट।
ठीक है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ को ही क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, फैक्ट फाइंडिंग नहीं करते हैं। फैक्ट फाइंडिंग जो आईटीटी ने कर दी वो फाइनल है। अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या है इन्वॉल्व है, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ करना है, तो ये काम हाई कोर्ट और क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट करेंगे। हाई कोर्ट में अपील करनी पड़ती है आपको विद इन कितने डेज के अंदर, 120 डेज के अंदर। लेकिन हाई कोर्ट सिर्फ उन्हीं इश्यू को क्या करता है, कंसीडर करता है जिसको आईटी18 ने डिटरमाइन नहीं करा। ठीक है ना, डिटरमाइन नहीं करा मतलब केस का पार्ट था लेकिन डिटरमाइन नहीं करा, और अगर डिटरमाइन करा तो रॉन्गली क्या करा, डिटरमाइन करा। मतलब फ्रेश इश्यू को क्या नहीं करते हैं, वो कंसीडर नहीं करते, वो उन्हीं को ही करते हैं जो आईटीएटी के बिफोर थे। अब आईटीएटी ने उनको या फिर तो कंसीडर करा ही नहीं, और या फिर क्या करा, रॉन्गली डिटरमाइन करा, तो ये हाई कोर्ट उसको क्या करेगा, कंसीडर करेगा। जो आईटीएटी के बिफोर ही नहीं था, हाई कोर्ट उसको क्या नहीं करता है, कंसीडर करता ही नहीं है। अब एक बात समझ लीजिए, कमिश्नर, इनकम टैक्स ऑथोरिटी हो, आईटीएटी हो, इनकम टैक्स में किसी के पास में पावर नहीं है कि आप अपनी चेंज इन ओपिनियन करके ऑर्डर बदल लो, रिव्यू कर लो। लेकिन ये पावर हाई कोर्ट के पास में, और हाई कोर्ट क्यों है उसके पास में पावर, क्योंकि हाई कोर्ट पे हमारा इनकम टैक्स प्रोविजन नहीं, उस पे चलता है कोड ऑफ कौन सा, सिविल प्रोसीजर 1908। तो उसके पास में इनहेरेंट पावर है, ऑर्डर का क्या कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो हाई कोर्ट के पास में पावर है कि वो ऑर्डर का क्या कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं सेक्शन 268A में। सेक्शन 268A ये बताता है हमारा जो सीबीडीटी बोर्ड है वो ऑर्डर लाके, इंस्ट्रक्शन लाके, डायरेक्शन देके मॉनिटरी लिमिट क्या कर सकता है, फिक्स कर सकता है अपील को क्या करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए। और ये मॉनिटरी लिमिट सिर्फ किसके लिए होगी, डिपार्टमेंट के लिए होगी, असेसी के लिए नहीं होगी, सिर्फ इनकम टैक्स ऑथोरिटी के लिए होगी। मतलब डिपार्टमेंट की जो अपील होती है ना, डिपार्टमेंट की पहली अपील कहां पर होती है, आईटीएटी के अंदर होती है। ठीक है, तो उनके लिए वो रेगुलेट करने के लिए कोई ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन ला सकते हैं। जैसे एट प्रेजेंट उन्होंने लाया हुआ है, अगर केस जो है, अगर उसके अंदर टैक्स इफेक्ट जो है, ठीक है ना, 50 लाख रुपए से क्या है, ज्यादा का नहीं है, ठीक है, या फिर ये बोल दो ज्यादा का है, तो ही आप आईटीएटी में अपील करिएगा। अगर 1 करोड़ से ज्यादा है तो ही आप हाई कोर्ट में अपील करिएगा, और टैक्स इफेक्ट अगर 2 करोड़ से ज्यादा है तो ही आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करिएगा। टैक्स इफेक्ट की बात कर रहे हैं, टोटल इनकम की बात नहीं कर रहे हैं। तो 50 लाख से ज्यादा है, या फिर ये बोल दो 50 लाख से ज्यादा नहीं है तो आईटीटी में अपील मत करना, 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो हाई कोर्ट में अपील मत करना, 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील मत करना। ऐसा वो रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना, अपील को। ठीक है, और किसके लिए, डिपार्टमेंट के लिए। अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, मान लीजिए किसी केस के अंदर डिपार्टमेंट ने क्या नहीं करी, अपील नहीं करी, क्योंकि टैक्स इफेक्ट क्या है, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ से ज्यादा नहीं था। लेकिन ठीक है, अगर उसी एसएससी के केस में डिफरेंट असेसमेंट ईयर में टैक्स इफेक्ट इस लिमिट से ज्यादा है, ठीक है, या फिर अदर एसएससी के केस में सेम असेसमेंट ईयर या डिफरेंट असेसमेंट ईयर में टैक्स इफेक्ट इस लिमिट से ज्यादा है, तो डिपार्टमेंट बिल्कुल क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। एसएससी ये नहीं कह सकता कि आपने वहां पर अपील नहीं करी थी तो अब भी अपील नहीं कर सकते। हमने वहां इसलिए नहीं करी थी क्योंकि हमारे सीबीडीटी का ऑर्डर था, इंस्ट्रक्शन था, डायरेक्शन थी कि टैक्स इफेक्ट ज्यादा नहीं हो तो मत करना, लेकिन जहां ज्यादा हो तो सेम एसएससी के केस में कर भी लेना और अदर एसएससी के केस में कर लेना, आप अपील कर सकते हो। मान लीजिए हमारे डिपार्टमेंट ने अपील नहीं करी थी, ठीक है ना, इंस्ट्रक्शन की वजह से मॉनिटरी लिमिट जो थी वो केस में 50 लाख, 1 करोड़ या 2 करोड़ से ज्यादा नहीं थी, तो डिपार्टमेंट ने क्या नहीं करी थी, अपील नहीं करी थी। तो एसएससी अब ये कंटेंट नहीं कर सकता कि आपने क्या नहीं करी है, अपील नहीं करी उस ऑर्डर के अगेंस्ट, इसका मतलब आपने उस ऑर्डर को क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है ना, आपने उसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया है। ओके, तो हमने नहीं करी थी, हमने इसलिए नहीं करी थी, हमारे बोर्ड का इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन थी कि टैक्स इफेक्ट अगर ज्यादा ना हो तो अपील मत करना, पर इसका मतलब नहीं है कि उस ऑर्डर को हमने, ठीक है ना, उस ऑर्डर को हमने क्या कर लिया हो, मान लिया हो। तो जहां पर भी टैक्स इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा, हम बिल्कुल क्या कर सकेंगे, अपील कर सकेंगे। ठीक है, तो ये हमने यहां पर क्या करा है, ये हमने यहां पर पूरा का पूरा कर लिया। और देखिए ये शीट है, 1 ही पेज के अंदर है, और आप 1 पेज के अंदर पूरा रिवाइज भी कर सकते हैं। इतने बड़े किसको टॉपिक को टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगा ये आपको। और ये हमने यहां पर पूरा क्या कर लिया, बिल्कुल पूरा 100% रिवाइज कर लिया। और ये रिवाइज करने के बाद में पास्ट एग्जामिनेशन के सारे टोटल क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, इसी से सॉल्व हो जाएंगे, इसी पीडीएफ से सारे के सारे क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।